उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही युद्ध घोष हो चुका है और बीजेपी अपने अस्त्रों शस्त्रों को धार देने में जुट चुकी है। सूबे में पश्चिमी यूपी की राजनीतिक अहमियत काफी अहम है और इस बार लखनऊ की कुर्सी का रास्ता पश्चिमी यूपी से ही होकर जाएगा। साथ ही सत्ता की चाबी वापस पाने के लिए बीजेपी की सारी उम्मीद इसी पश्चिमी यूपी पर आकर टिक गई है। बीजेपी इस बार कोई चांस लेना नहीं चाहती, इसी को लेकर बीजेपी ने आक्रामक अभियान छेड़ा हुआ है। शनिवार को पार्टी के दिग्गज नेता पश्चिमी यूपी में दिखाई दिए। पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह ने कमान संभाली हुई है। 26 जनवरी को अमित शाह ने जाट नेताओं से बात की और इसके बाद से पश्चिमी यूपी में बीजेपी के तमाम बड़े नेता दौरे कर रहे हैं। घर घर जाकर डोर टू डोर अभियान चलाकर सरकार की उपलब्धियां सीधे जनता तक पहुंचाई जा रही हैं। इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रभावी मतदाता संवाद के दौरान अखिलेश यादव पर हमला बोला और माफिया राज, गुंडा राज कहकर सपा सरकार की कमियां गिनाई। और अखिलेश बाबू को मैं सुनता था, कल भी कहकर गए यहाँ, उनको लाज भी नहीं आती, झूठ भी इतने जोर से बोलते हैं कि कोई सच बन जाता है। उन्होंने कहा कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक नहीं है। अखिलेश बाबू, आज सार्वजनिक कार्यक्रम में मैं आंकड़े देने आया हूं। हिम्मत हो तो आपके समय के आंकड़े लेकर कल प्रेस वार्ता करिए। आपके शासन की अपेक्षा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 5 साल में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री के 5 साल के बाद डकैती के अंदर 70% की कमी हुई है। और ये रिकॉर्ड है। लूट के अंदर 69% करीब लूट के अंदर भी 70% की कमी है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनाव प्रचार के लिए बरेली पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने बड़ा बाग हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद नड्डा ने बरेली की महानगर कॉलोनी में घर घर जाकर अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने राज्य की योगी और केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं और कामों के बारे में लोगों को बताया। इन दो दिग्गजों के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बागपत में जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया और प्रदेश की जनता को कोरोना की लहर के प्रति आश्वस्त किया। आज जब थर्ड वेव आ ही गई तो इस थर्ड वेव को देखते हुए यह नियंत्रण में है। इससे घबराने की आवश्यकता नहीं, भागने की आवश्यकता नहीं, बल्कि सतर्कता और सावधानी से कोरोना से बचाव के लिए जो गाइडलाइन भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी की है, हम उसका पालन करें। मेरा विश्वास है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हम लोग बहुत शीघ्र थर्ड वेव पर भी प्रभावी नियंत्रण करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। आपको बता दें कि 2017 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 136 सीटों में से 109 सीटें बीजेपी ने जीती थी और इस प्रदर्शन को दोबारा दोहराने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं एक तरफ समाजवादी पार्टी जाट मुस्लिम समीकरण बैठा रही है तो बीजेपी 80 बनाम 20 के मंत्र के साथ सियासी गोल करने की फिराक में है। आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आज सूबे के सियासत के 2 सबसे बड़े चेहरे नवजोत सिंह सिद्धू और भगवंत मान ने नामांकन दाखिल कर दिया। सिद्धू जहां पंजाब में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं, वहीं भगवंत मान मुख्यमंत्री पद के लिए आम आदमी पार्टी का चेहरा है। नवजोत सिंह सिद्धू ने अमृतसर ईस्ट से तो वहीं भगवंत मान ने धुरी से नामांकन दाखिल किया। भगवंत मान ने अपने समर्थकों के साथ पंजाब चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए धरी के एसडीएम कार्यालय पहुंचे। वहीं मौजूदा समय की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस के उम्मीदवार नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में अमृतसर पूर्व से पर्चा भरा। इस मौके पर दोनों ही नेताओं ने जीत का दावा भी किया। भगवंत मान ने पर्चा दाखिल करने के बाद कहा कि मुझे उम्मीद है कि मुझे लोगों का प्यार मिलेगा, लोग बदलाव चाहते हैं।
ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਧੂਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਲਕਾ ਬਣਾਉਣਗੇ ਧੂਰੀ ਨੂੰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਧੂਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने भी जीत की हुंकार भरी। 17 ਸਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ, ਲੋਕ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਚੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲਸਾਂ ਚ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਖਰਬਾਪਤੀ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੇਚੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਔਰ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ, ਜਵਾਨੀ ਤਬਾਹ ਕਰਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਲ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੂੰਹ ਲਾਊਗਾ? गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी ने तो अपने सीएम का चेहरा जनता के सामने रख दिया है, लेकिन कांग्रेस में अभी भी संशय बना हुआ है। राहुल गांधी खुद ऐलान कर चुके हैं कि पार्टी सभी की पसंद के सीएम उम्मीदवार का नाम सबके सामने रखेगी। ऐसे में ये सवाल तो लाजिम है कि क्या पार्टी चुनाव के बीच मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के अलावा किसी और नेता पर दांव लगा सकती है, और क्या नवजोत सिंह सिद्धू भी चेहरा हो सकते हैं? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पेगासस स्पाईवेयर पर एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के खुलासे ने भारत में एक बार फिर हंगामा मचा दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी सरकार ने पेगासस को $2 बिलियन के रक्षा पैकेज के हिस्से के रूप में खरीदा था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और इजराइल के बीच हुए लगभग $2 अरब के हथियार और खुफिया उपकरण सौदे में स्पाईवेयर, पेगासस और एक मिसाइल प्रणाली केंद्र बिंदु थे। इस खुलासे के बाद से विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर तगड़ा हमला करना शुरू कर दिया है। यहां तक कि राहुल गांधी ने हमला करते हुए कहा है कि मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। इसी रिपोर्ट के हवाले से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि मोदी सरकार ने हमारे लोकतंत्र की प्राथमिक संस्थाओं, राजनेताओं और जनता की जासूसी करने के लिए पेगासस खरीदा था। फोन टैप करके सत्ता पक्ष, विपक्ष, सेना, न्यायपालिका सबको निशाना बना है। ये देशद्रोह है। मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मोदी सरकार ने लोकतंत्र को बंधक बना लिया है और मोदी सरकार का ये काम देशद्रोह है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र ने वो साबित कर दिया जो कांग्रेस हमेशा कहती थी। मोदी सरकार ने गैर कानूनी और असंवैधानिक तरीके से अपने ही नागरिकों के खिलाफ जासूसी स्पाईवेयर पेगासस इजराइल से खरीदकर इस्तेमाल किया और उसके लिए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेवार हैं। ये प्रजातंत्र का अपहरण है। इसी के साथ इस मामले को लेकर यूथ कांग्रेस आज दिल्ली के शास्त्री भवन के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी पर अपने ही नागरिकों पर पेगासस को हथियार बनाकर जासूसी में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। बता दें कि पिछले साल पेगासस स्पाईवेयर के जरिए भारत के साथ दुनिया में नामचीन हस्तियों की कथित जासूसी से जुड़ी रिपोर्ट्स आई थी। इन हस्तियों में पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ता, राजनेता समेत अन्य लोग शामिल थे। पेगासस के जरिए जासूसी के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस आर.वी. रविंद्रन की अगुवाई में समिति बनाई है जो इसकी जांच कर रही है। बीटिंग रिट्रीट के साथ आज 73वें गणतंत्र दिवस समारोह का समापन हो गया।
आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर इस समारोह को आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। समारोह के मुख्य अतिथि राष्ट्रपति के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। हर साल 29 जनवरी को इस खास बीटिंग रिट्रीट का आयोजन किया जाता है। इसमें तीनों सेनाएं मौजूद रहती हैं और समारोह के समापन के बाद सेनाएं अपने अपने बंकर में वापस चली जाती हैं। इसके अलावा पुलिस बल के स्पेशल बैंड भी इसमें हिस्सा लेते हैं। इस विशेष कार्यक्रम में कुल 26 धुनें बजाई गई। भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बैंड ने अलग अलग धुन बजा सभी का दिल जीत लिया। वहीं साथ ही प्रोजेक्शन मैपिंग से देश के पूरे इतिहास को भी खूबसूरत अंदाज में बताया गया। बड़ी बड़ी इमारतों पर प्रोजेक्शन लाइटों के जरिए बेहतरीन नजारा देखने को मिला, जिसने वहां मौजूद जनता का दिल जीत लिया। इस बार बीटिंग रिट्रीट में एक ड्रोन शो भी देखने को मिला। बता दें कि समारोह में लगभग 1000 ड्रोन को शामिल किया गया। वहीं इस पूरे समारोह को मेक इन इंडिया पहल के तहत इसे डिजाइन, निर्माण व कोरियोग्राफ किया गया। वहीं इस बार केंद्र सरकार ने कई पुरानी परंपराओं को बदला है। महात्मा गांधी के पसंदीदा भजन की धुन अबाइड विद मी इस बार बीटिंग रिट्रीट में बजी। बीटिंग रिट्रीट के लिए 26 धुनों की लिस्ट बनाई गई थी, जिसमें अबाइड विद मी को शामिल नहीं किया गया। बता दें कि इसे महात्मा गांधी की पुण्यतिथि से एक दिन पहले 29 जनवरी को होने वाले बीटिंग रिट्रीट समारोह के आखिर में बजाया जाता था। आइए आपको बताते हैं कि बीटिंग रिट्रीट का महत्व क्या है। बीटिंग रिट्रीट हफ्ते भर चलने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक है। इस दौरान राष्ट्रपति सेनाओं को अपनी बैरकों में लौटने की इजाजत देते हैं। बीटिंग रिट्रीट की परंपरा तब से चली आ रही है जब सूर्यास्त खत्म होने के बाद जंग बंद हो जाती थी। उस वक्त इस समारोह को वॉच सेटिंग कहा जाता था कि देश में 1952 के दशक बीटिंग रिट्रीट की शुरुआत हुई थी। तब भारतीय सेना के मेजर रॉबर्ट ने सेनाओं के बैंड्स के डिस्प्लेस के साथ इस सेरेमनी को पूरा किया था। इस समारोह में राष्ट्रपति मुख्य अतिथि रहते हैं। उनके आते ही उन्हें नेशनल सैल्यूट दिया जाता है। बीटिंग रिट्रीट की ये परंपरा भारत में ही नहीं बल्कि ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका के साथ दुनिया के कई देशों में मनाई जाती है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.